बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं। डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। नरेंद्र बाहुबली और आज की तारीख में ये नाम और भी ज्यादा वजनदार इसलिए हो गया है क्योंकि कहते ही हैं कि बिहार में अगर एनडीए ने चुनाव जीता है तो इसके पीछे चेहरा सिर्फ एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर एनडीए में चुनाव जीता है और नीतीश के खिलाफ रही है नाराजगी, तो फिर ऐसे में बीजेपी बनी बिग ब्रदर, वजह सिर्फ और सिर्फ एक, नरेंद्र बाहुबली। लेकिन बिहार में जीत का जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। 6 तस्वीरें सबसे पहले आप देखें जश्न कैसे मनाया जा रहा है। पटना, दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु। पटना यानी बिहार में जो बड़ी विधानसभा जीत हुई है एनडीए के लिए, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का जश्न है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितने उपचुनाव हुए हैं 58 सीटों के उपचुनाव में 50 पर बीजेपी ने मार ली है बाजी। तो भोपाल से लेकर के गांधीनगर तक, हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु तक बीजेपी दफ्तर में जश्न है, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में सन्नाटा है। अगर 2 तस्वीरें आप देखें, बैक टू बैक 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं, जहां बीजेपी दफ्तर में रात भर जश्न चला है, आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा है, क्योंकि आरजेडी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बम थी, लेकिन महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट करके रह गया। लेकिन तेजस्वी बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, 19 सीटों पर सिमट करके रह गई। और कहा यह जाता है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता, बेहतर रहता, तो महागठबंधन और काफी आगे निकल जाती। मुमकिन है कि तेजस्वी सरकार बना ले जाते, लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खमियाजा भुगता है तेजस्वी ने। और हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है हमारे पास में। नाम जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता, महादलितों के बड़े नेता, एक जमाने में नीतीश के साथी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते महत्वाकांक्षा बढ़ी। उसके बाद नीतीश और उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन नीतीश को जब ऐसा लगने लगा कि रामविलास पासवान, उसके बाद चिराग पासवान का कद दलित वोट बैंक में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो फिर महादलितों को साधने के लिए फिर से जीतन राम मांझी को साथ लेकर के आए। पार्टी का नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 4 सीटें जीती हैं, इमामगंज से खुद भी जीत करके आए हैं। जीतन राम मांझी से बात की है इंडिया न्यूज ने, देखिए। अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब हैं। मांझी साहब, भव्य स्वागत किया गया, आप पटना दफ्तर पहुंचे, पटना अपने सरकारी आवास पर, इस जीत के मायने क्या है? देखिए, बिहार में जो अभी सुशासन चल रहा था और जिस प्रकार से जंगल राज की पुनरावृत्ति की बातें हो रही थी और झूठी झूठी बात कह करके हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा था कि आपको 10 लाख नौकरी देंगे, इत्यादि इत्यादि बात करके बरगलाया जा रहा था। ये बिहार की जनता की समझदारी है, वोटर की समझदारी है कि उन्होंने उन सारी बातों को दरकिनार किया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास किया। और हम समझते हैं कि जो भी काम बचा है 2020 से 2025 के बीच में, उसको हम लोग पूरा करेंगे, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए। और इसी के चलते जनता ने हम लोगों को यहाँ पुनः वापस किया। आपको मैं देखा कि बेगूसराय में भी लगातार आप प्रचार कर रहे थे। किन मुद्दों के आधार पर आप समझते हैं कि जनता ने एनडीए को इस तरह से बहुमत दिया? कहा तो विकास, सिर्फ विकास और विकास पर भी खास करके सबका विकास, सबका साथ, विश्वास के साथ, यही 2-3 मुद्दा है जिसके चलते हम लोगों को जनता ने पुनः आने का मौका दिया। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग कर रहे थे वो सब हवा हवाई की बात थी। जनता ने समझने का काम किया कि ये लोग झूठी बात बोल करके बलगरा रहे हैं। सच्ची बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने के लिए पहले ही से दृढ़ संकल्प थे। और इस चीज़ को हम लोग जनता के सामने बाखूबी कहा, कोई भी परिस्थिति आएगी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस आशा पर कि एक अच्छे आदमी हैं, कुशल आदमी हैं, और इनके व्यक्तित्व के सामने अभी बिहार में कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता ने हम लोगों पर विश्वास दिया और हम समझते हैं कि इतनी जीत का श्रेय जनता की है, जनता की सर। चिराग को लेकर, चिराग जिस तरह से प्रचार किया, उन्होंने जेडीयू खिलाफ मैदान में उतारा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिराग के बारे में तो बहुत पहले हम बोल चुके थे कि वो सिर्फ वोट कटवा का काम करेंगे। हो सकता है 10-20 सीट पर हम लोगों को डैमेज दें, लेकिन वो हवा में उड़ जाएंगे, उनकी कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। आज लगभग यही हुआ।
अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप लगातार बोलते रहे थे कि इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, क्या आप देखिए ये सारी मुद्दा है, बैठ करके हम लोग बात करेंगे। अब डिस्कशन होगा कि क्या कमियां हैं, क्या उसमें विशेषताएं हैं, दोनों को समन्वयक रूप में लेकर के हम लोग जो कमी हुई है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। जी, जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। आप जीतन राम मांझी ने इंटरव्यू में सारी बातें तो बोली, उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। याद है ना, जीतन राम मांझी को जब एक वक्त में मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, तो जीतन राम मांझी ने दिया था धोखा, महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और उस जमाने में यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी कभी साथ में कभी आ ही नहीं सकते। एक बार मैं पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं और जितने भी मेरे सहयोगी पटना से लेकर के दिल्ली तक लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें स्क्रीन पर तुरंत ही उतार दिया जाए। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अंबिकानंद सहाय जी आपका, निरंजन पोद्दार जी आपका, राजनीतिक विश्लेषक है निरंजन पोद्दार जी और आरजेडी के सपोर्टर हैं, शिवम त्यागी बीजेपी के नेता हैं और साथ ही मोहम्मद नेमतुल्ला जेडीयू के नेता भी मेरे साथ में जुड़े हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं दिल्ली और पटना का एक बार के लिए रुक कर लेते हैं। पटना चलते हैं बरखा के पास में। बरखा, पूरा हिंदुस्तान दो चेहरों को देखना चाहता है, नीतीश और सुशील मोदी सामने कब आएंगे? बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान देखना जरूर चाहता है, इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूँ राशिद, और यहाँ पर बात अगर करते हैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश एक बार यहाँ पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये दोनों बड़े चेहरे जिनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है वो सामने आता है। और उन्हीं के बीच में सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि कोरोना के वक्त में इतना बड़ा चुनाव यहाँ पर इतनी अच्छी बढ़त के साथ जीत तो लिया है एनडीए ने, लेकिन जो आगे की राह है, जो आगे की पिक्चर है वो क्लियर कब की जाएगी? जो इतने सारे संशय लगातार बने हुए हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आगे की राह को दिखाने और समझाने के लिए हमें अंक गणित तक जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास में जाऊं, सिर्फ 1 मिनट का वक्त लूंगा। इंफोग्राफी के जरिए आपको दिखाते हैं कि असल में किस पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, कौन रह गया आगे और कौन छूट गया पीछे। और यही जानने के लिए एनडीए और महागठबंधन का जो आंकड़ा है इसे टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले उतारा जाए। जब यहीं पर रोकिएगा, मैं एक बार अपने सहयोगी अंकित से ये चाहूंगा कि इसे यहीं पर रोक करके रखा जाए, क्योंकि अभी जो आंकड़ा नजर आ रहा है ये महागठबंधन का आंकड़ा है। महागठबंधन का आंकड़ा ये बताता है कि सीटों के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आरजेडी ने 75 सीटें जीती हैं और हालांकि पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो आरजेडी ने 5 सीटें कम जीती हैं, लेकिन ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि आरजेडी ने अगर 5 सीटें कम जीती हैं तो पिछली बार जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में थे और जेडीयू में ये मादा है कि आरजेडी को वोट ट्रांसफर करें, लेकिन कांग्रेस के जितने भी वोट हैं ये आरजेडी की तरफ अलाइन नहीं हो पाए जहां पर गठबंधन का कैंडिडेट था। लिहाजा अगर 75 सीटें भी जीती है तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और महागठबंधन में आगे आप चलिए, जब यहां पर आप देखते हैं यहां 19 सीटें जब कांग्रेस की हैं, 19 सीटों का मतलब यह है कि पिछली बार के मुकाबले 8 सीटें कांग्रेस को कम मिली हैं। और फिर आप आ जाइए सीपीआई, एमएल और सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टीज ने मिलाकर के 14 सीटें जीती हैं और लेफ्ट पार्टीज ने 14 सीटें जीती हैं, यानी पिछली बार के मुकाबले लेफ्ट पार्टीज 11 सीटें आगे रही हैं। अगर आप पूरा आंकड़ा देखते हैं तो यानी महागठबंधन की 110 सीटों का ब्रेकअप कुछ इस तरह का है। चेंज करें, अब लेकर के आए एनडीए का जो ब्रेकअप है। एनडीए का ब्रेकअप आपको बताएगा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कितना ज्यादा अच्छा रहा है। और बीजेपी के साथ जेडीयू का आंकड़ा देखिए, वीआईपी का देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का आंकड़ा देखिए। बीजेपी को मिली हैं 74 सीटें। 74 सीटों का मतलब यह है पिछली बार के मुकाबले 21 सीटें ज्यादा। जेडीयू को मिली हैं 43 सीटें। सुशासन बाबू का चेहरा काम नहीं आया जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार को लेकर के नाराजगी रही है और 28 सीटों का जेडीयू का नुकसान हुआ है। और वहीं अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की आप बात करते हैं तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। पिछली बार महज 1 सीट पर सिमट करके रह गई थी, इमामगंज की वो सीट थी। और इस बार लेकिन 3 सीटों का फायदा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को हुआ है। और वहीं अगर मुकेश सहनी की पार्टी, मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्ला यानी कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, अंतिम दौर में
महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था एक ऐसे वक्त में जबकि टिकट की डिक्लेरेशन हो रही थी। आपको याद होगा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके मुकेश सहनी वहीं से चले गए थे। उनका यह कहना था कि आप बस सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, लेकिन असल में आप सामाजिक न्याय पर भरोसा करते नहीं हैं। और मुकेश सहनी को भी यानी वीआईपी को भी अच्छी खासी 4 सीटें मिली हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एक बार डिबेट को ओपन कर दीजिए, सीधे चलते हैं। हम शिवम त्यागी मेरे साथ में हैं, निरंजन पोद्दार हैं, अंबिकानंद साहे जी हैं और इसके अलावा जेडीयू के नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह भी मेरे साथ में हैं। शिवम त्यागी, दोबारा से आपके पास में आते हुए, अभी तक तो हम यही कह रहे थे कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। अब मैं इस सिक्के को पलट देता हूं। कहीं पर भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात में होती है कि जो पार्टी सबसे बड़ी बन करके उभरे किसी चुनाव में, मुख्यमंत्री का नेता वैसा ही होना चाहिए। यह मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका मत क्या है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले कि मत तो कहीं पर भी लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो यही होना चाहिए, लेकिन ये तमाम चीजें वरी करती हैं कि जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो उसके कुछ नियम धर्म होते हैं और उसको देखते हुए ही तमाम जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो बैठकर फैसला लेता है कि बिहार या फिर किसी भी प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर रहेगा। और कुछ चीजें जब पहले से तय होती हैं तो उसमें सीटें चाहे कम हो या ज्यादा शायद उतना फर्क ना पड़े। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ, जो 15 साल से विकास यात्रा बिहार के लिए चल रही है, बिहार के लोगों के लिए चल रही है, जिसको वोट दिया है जनता ने, उसी को लेकर आगे जाया जाए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है, मुझे लगता है कि वो शायद इस समय इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जरूरी यह है कि जिस तरह से एक एनडीए को जनता ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। एक चीज तो राशिद भाई आप मानेंगे कि देखिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। हाँ। आप कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई फेवरेट मिठाई भी मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक खिलाऊं तो आप कहेंगे नहीं अब और नहीं खा सकता मैं, मुझे पसंद नहीं है ये। बावजूद इतनी एंटी इनकम्बेंसी के 15 साल के बाद भी अगर बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है तो कहीं ना कहीं इसलिए कि ताकि इस विकास को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन हाँ, जहां तक बात सीटों का है, जहां तक मामला गिनती का है, जहां तक जीत का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो बेजोड़ रहा है। 110 में से अगर आप इतनी सीटें लेकर आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है। अंबिका जी, मैं समझ नहीं पाता, इसी को आधार मानकर चीजों को आगे बढ़ाया जाना। ओके, ठीक है अंबिका जी, मैं समझ नहीं पाता। हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर के कुछ चीजें कही जाती हैं और चुनाव में यह भी कहा जाता है कि क्या चला क्या नहीं चला, इसी आधार पर चुनाव को तय किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत, उनके लिए ये चीज बेईमानी हो जाती है। कहीं पर भी जाकर के गलवान बोल दें वो भी चल जाता है, राष्ट्रवाद बोल दें वो भी चल जाता है, जय श्री राम का नारा भी चल जाता है, लकड़ सुगुआ जैसा शब्द भी चल जाता है, जंगल राज कहते हैं वो भी चल जाता है, डबल इंजन भी चल जाता है, डबल युवराज जैसी बातें भी चल जाती हैं। क्या ये माना जाए बीजेपी के लिए या हिंदुस्तान की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा न हुआ न होगा? देखिए, ये तो इतिहास असेस करेगा मोदी जी को। मैं प्रेजेंट की बात बता सकता हूं और आज ये निर्विवाद बात है। हाँ। कि इतना चमकदार चेहरा इस देश में कोई नहीं। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हीरो वर्शिप का देश है। हाँ। इंदिरा गांधी का जमाना था वो वैसे ही चली, इनका जमाना है वैसे चल रहा है। लेकिन मोदी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पर कमर्शियल ब्रेक का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यहां से तेजस्वी किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या तेजस्वी वो बाबू साहब वाले बयान के साथ में आगे बढ़ेंगे, या तेजस्वी भूरा बाल साफ करने जैसी फितरत के साथ में आगे बढ़ेंगे, या तेजस्वी अब सामाजिक न्याय से निकल करके आर्थिक न्याय की तरफ जाएंगे और आर्थिक न्याय से निकल करके जमीन के नेता बनने की कोशिश करेंगे? एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान लाइव बोल रहे हैं। एक सीट पर ही सिमट करके एलजेपी रह गई, 135 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। चिराग पासवान, इंडिया न्यूज पर लाइव। ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले, मुझे खुशी है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कि जो बेहतरीन प्रदर्शन
भाजपा का रहा, उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया पुश लग्गू पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ कैंडिडेट है। ये तमाम तरीके की बातें हाल फिलहाल के वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जोड़कर कही जाती थी। पर जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन इन चुनावों में रहा, जिस मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, सारे आंकड़े आप लोग के समक्ष हैं। आप लोग की जानकारी में है कि किस तरीके से अधिकांश सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए। महज 4000, 5000, 6000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहां पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है। और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है, उसके हम लोग और बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं। डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत है, मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, मोदी है तो पार्टी का पराक्रम है और मोदी है नरेंद्र बाहुबली। यही हम बात बोल रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र नाम, यही एकमात्र शख्सियत जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मजबूत होती चली गई, और एक ऐसा नाम जिसके बारे में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपनी लकीर बिहार में बहुत बड़ी कर ली है, अपने आप को बिग ब्रदर बना लिया है और जेडीयू के सामने अपना कद बहुत ज्यादा वजनदार कर लिया है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बिहार चुनाव के बाद अब 3 बड़ी खबरें क्या हैं? 3 ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए। पहला तो ये कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में ये कहा करीब 25 लाख लोगों ने हमें वोट किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को 6% वोट मिले हैं। यह भी कहना है चिराग पासवान का, चुनाव में मिले वोट प्रतिशत से हमारा मनोबल बढ़ा है, चिराग पासवान ने बोला है। तुरंत ही मेरे ख्याल से मोहम्मद नेमतुल्लाह जी के पास हमें जाना चाहिए। मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, अभी मैं चिराग पासवान को सुन रहा था, उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा को, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है, एनडीए को मुबारकबाद है, लेकिन उनकी जबान पर नीतीश का नाम नहीं आया। तकलीफ होती है क्या? मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश, 7वीं बार, तकलीफ की क्या? लगातार 15 साल राज किया है, 16वां साल शुरू हो जाएगा, लेकिन कम से कम राजनीतिक शिष्टाचार में नीतीश का नाम तो लेना चाहिए था ना? जी
ये उनकी निजी मामला है, उस पर हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है तो उसमें बिहार की जनता को हम भी धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से महागठबंधन को बहुमत दिया उसके लिए हम नमन करते हैं, और एनडीए को जिस तरह से दिया तो उसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं और ठीक है। उसको नमन करते हैं। ये बिहार की जनता को और नीतीश कुमार को फिर से उसका एक्सेप्टेंस है, फिर एक्सेप्ट किया नीतीश कुमार के चेहरे को, और उसका निरंजन मोदी जी का पोद्दार भी जी, साथ रहा। निरंजन पोद्दार जी, यहाँ पर मिलकर- चेहरों की बात हो रही है और तेजस्वी के भविष्य को भी अब हर कोई तौलने की कोशिश कर रहा है। कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी और ये देखें कोई इसमें दो राय नहीं है कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन तेजस्वी का असल में नुकसान किया है कांग्रेस ने। निरंजन पोद्दार जी, एक चीज समझना चाहूंगा, तेजस्वी अपना भविष्य किस बुनियाद पे लेकर के आगे बढ़ेंगे? ये जो बाबू साहब जैसे नाम के साथ में, सामाजिक न्याय के साथ में, आर्थिक न्याय के साथ में, भूरा बाल साफ करने जैसे शब्दों के साथ में, लालू प्रसाद की विरासत के साथ में, राबड़ी देवी की विरासत के साथ में, या जमीनी नेता के तौर पर? राशिद भाई, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बहुत देर बाद में आपने मेरी तरफ नजर डाली है, जिसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। राशिद भाई, पहली बात तो मैं ये आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं दूसरी बात कहूंगा। अभी मैं जीतन राम मांझी जी को भी सुन रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी के और ये जितने भी एनडीए के हैं, इन सब की बात मैं सुन रहा था। ये विकास 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 की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए, जब कोरोना काल के दौरान जो विकास पूरे भारत से पैदल चला था बिहार के लिए, और विकास के पैरों में छाले पड़ गए थे और उसके सड़कों पे उसका खून टपक रहा था, उस टाइम जो बिहार का मुख्यमंत्री था वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और वो केवल या तो ट्विटर पे सरकार थी या फिर टेलीविजन पे सरकार थी। तो आज मुझे एक बात बताइए, जो 28 सीटें गिरी हैं, अगर सुशासन, जिसको नाम ये सुशासन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सुशासन बोलता हूं, इस सुशासन की वजह से ही तो सरकार ये इनकी अरे ऐसा मत बोलिए ना, और रही बात ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बता रहे हैं, परिवार भी देखता है मेरा चैनल, पारिवारिक लोग बैठ करके भी देखते हैं चैनल। अब सुशासन के साथ ऐसी बातें मत कीजिए ना। रशीद भाई, नक्शा देखिए एक बार नक्शा देखिए, जो नक्शा मैं अब दिखाने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक नक्शा उतारना चाहिए। हिंदुस्तान के नक्शे में अब आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि कैसे देश की 49% आबादी पर 30% में मुझे रखें और 70% में इस नक्शे को टीवी स्क्रीन पर उतार करके रखें। इस नक्शे को समझिएगा आप, ये नक्शा असल में क्या बता रहा है। 49% आबादी वाले 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और इंदिरा के दौर में कांग्रेस 88% आबादी पर राज करती थी। ये राज्य कौन कौन से हैं ये टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, ऊपर से मैं शुरू कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा। एमपी में चले जाएं, गुजरात में भी बीजेपी का शासन है, मेघालय में है, सिक्किम में है, बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, असम में है, त्रिपुरा में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कुल मिला जुला करके 49% आबादी है, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन वहीं इंदिरा के समय में कांग्रेस कैसी हुआ करती थी? इंदिरा के समय में 17 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इंदिरा के वक्त का शासनकाल हम दिखा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, असम, त्रिपुरा, बंगाल, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन सभी जगह पर जब कांग्रेस का शासनकाल होता था। लेकिन अभी अब नवंबर 2020 में जब आकर के आप देखते हैं तो फिर कुल मिला जुला करके देश की 49% वाले आबादी में 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इंदिरा के दौर में कांग्रेस की 88% आबादी पर सरकार हुआ करती थी, और तब का और अभी का ये अंतर है, यानी इंदिरा गांधी का शासनकाल वर्सेस मोदी के शासनकाल को देखा जा रहा है। ये मैप ऐसा कुछ बता रहा है। अगर मैं शासनकाल को लेकर के चलूं, अंबिकानंद सहाय जी आपके पास, आप किस तरह से आंकेंगे? देखिए, मेरी बात आधी रह गई थी, मैं वहीं से शुरू करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि सबको मेरी बातें याद हो। मैं बता रहा था कि मोदी जी के प्रादुर्भाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं था, ये मोदी काल में ही हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी को, पुराने लोगों को यहाँ याद होगा, वो स्मरण करेंगे, बीजेपी मतलब ब्राह्मण बनिया की पार्टी, यही मानी जाती थी। मोदी जी के आने के बाद इसमें गरीब तबके, चाय वाली छवि बनी, गरीब तबके जुड़े और बैकवर्ड्स, इस देश में बैकवर्ड्स की आबादी भाई साहब करीब 60% है, वो जुड़े मोदी जी के आने के बाद। इसीलिए मैं कहा कि मोदी जी ने जो बीजेपी का वोट बैंक क्रिएट किया है वो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश पे सीमित नहीं है, वो पैन इंडिया जाता है और उससे बीजेपी को बहुत मजबूती मिली है। अब इतिहास भी इनको अगर आकलन करेगा तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी को मोदी जी का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बिल्कुल विस्तार किया, वोट बेस को ही विस्तार किया। और इसीलिए आज करंट लेक्सिकन में ये इस्तेमाल होता है मोदी वोट बैंक। जब मोदी प्रचार में उतरते हैं, अब देखिए अभी हम लोग युवा की बहुत बात कर रहे हैं, मेरा अपना निजी मानना है कि आज भी इस देश में युवा की पहली पसंद मोदी जी है। तो यूथ में भी बहुत आकर्षण है मोदी जी के प्रति। जब भी इतिहास इनकी आकलन करेगा तो इसी रूप में करेगा कि मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी उनका वोट बेस ही बहुत बढ़ा दिया। राशिद भाई ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, जहां पर जिस तरीके की बात कर रहे हैं अंबिकानंद सहाय जी, और जो अभी डेटा चल रहा है, जो रैलियों का डेटा अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने 12 जिले में अलग अलग रैलियां की। 109 सीटें कवर हुई, 66 पर जीत मिली, 46 पर हार मिली। 61% कुल मिला जुला करके भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का स्ट्राइक रेट रहा। फिर से सुनिएगा, 12 जिले, 109 सीटें कवर, 66 जीत, 46 हार, 61% स्ट्राइक रेट कुल मिला जुला करके रहा। जबकि राहुल गांधी की जब बात करते हैं ना, तो राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट होता है क्या, ये देखें, 6 रैलियां और जितनी सीटें कवर, 6 रैलियां कुल मिला जुला करके राहुल गांधी ने की हैं। 8 जिले कवर किए हैं, 49 सीटें कवर की हैं, 12 जीत मिली है, 37 पर हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं रैलियों वाले नेता तो निरंजन पोद्दार जी, तेजस्वी यादव भी रहे। 251 अलग अलग उन्होंने जनसभाएं या फिर रैलियां की या फिर रोड शो किया है, और इस दौरान एक दिन में 19 जनसभाओं को संबोधित किया। फिर भी तेजस्वी यादव वो उस तरीके की बात क्यों नहीं कर पाए या अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा सके जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद रैलियों ने कर दिया। राशिद जी, बीच में मत टोकिएगा, मैं इस बात का जवाब देता हूं। पहले मैं आपको अपनी जो मेरी बात अधूरी रह गई थी उसका जवाब देता हूं, और इसके अंदर आपकी इस बात का भी जवाब मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जितनी रैलियां की, क्या वहां पे पिछले 15 साल का अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया? उन्होंने केवल और केवल भय की रैलियां करी, केवल और केवल भय का भूत दिखाया। और रही बात, आप तेजस्वी जी की बता रहे हैं कि तेजस्वी जी ने रैलियां करी। आप इन चुनावों को उठा करके देखिए, जो आरजेडी के वोट परसेंट अगर आप देखेंगे तो 5%, लगभग 5% के करीब वोट बढ़ाए हैं तेजस्वी यादव जी ने। ठीक है, सीटों की संख्या में कुछ थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन उसके अंदर भी आपको मैं बता दूं, जैसे वो एक जो शकुनी चाल या मान लीजिए जो मारीच इन्होंने भेजा हुआ था सीमांचल के क्षेत्र में, जो मोदी जी ने जो ये 2014 के बाद में जिस हिसाब से मोदी जी ने ओवैसी जी को आगे बढ़ाया है, ये बीजेपी की बी टीम है। और ओवैसी जी, मैं कहता हूं, मामा मारीच का काम कर रहे हैं। से जवाब दे दें, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। यहाँ पर निरंजन पोद्दार जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमांचल में आप लोगों ने शकुनी भेज दिया, मारीच भेज दिया। इनका इशारा है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, और साथ ही इनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर की राजनीति करते और कराते हैं। जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो डर की राजनीति ना कोई करता है ना कोई कराते हैं। अब जब तमाम मैंडेट सबके सामने हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता को
विकास समझ में नहीं आता। बिहार की जनता जो है इतनी भोली है कि आप उसे किसी भी तरह से बरगला सकते हैं। बिहार की जनता को नहीं समझ में आता कि उसको बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीजें 15 साल में मिली हैं। और भय का माहौल तो था ना साहब, आपने भय का माहौल तो बनाया हुआ था। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भूरा बाल साफ करो, आप ही का तो नारा था। तमाम चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं पास में नहीं जाता क्योंकि इलेक्शन हो चुका है और रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब रिजल्ट्स जब आ चुके हैं तो कृपया करके वोटर की जो एक समझ है उस पर चोट ना करें। ये ना कहें कि डराकर वोट लिया। डराकर धमकाकर वोट लेना किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो आपके जमाने में बूथ कैप्चरिंग से लेकर और तमाम चीजें हुआ करती थी, उसे कहते हैं डराकर वोट लेना। और जो आपने कहा AIMIM की बात, AIMIM एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में गई। और अगर आपको पता है, आपने जो मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। शिवम भाई माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। शिवम त्यागी आपका बहुत शुक्रिया, निरंजन पोद्दार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोहम्मद नेमतुल्लाह जी आपका धन्यवाद, और अंबिकानंद साहे जी आप मेरे बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आपने अपना आधा घंटा और बेशकीमती वक्त मुझे दिया है। आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाएं। याद रखिएगा बिहार का जनादेश बहुत कुछ कहता है। आज दिन भर आप ये जानेंगे कि नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब होंगे क्या कहेंगे। दिल्ली से लेकर के पटना तक बीजेपी का जो जश्न चल रहा है, और दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर आज शाम ही जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एक एक खबर, एक एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।